नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 24 अप्रैल और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले एक सूचना आपको देनी है और ये कि अभी 90 डेज का एक हमारा टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और वो कल वीडियो हमने शाम को पोस्ट किया था। आप चाहें तो उसको एक बार देख लीजिएगा। यानी कि अंतिम 3 महीने में आप चाहें तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं आरओ एआरओ की, जिसमें आपको हिंदी का लेक्चर मिलेगा आपको और इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप उस प्रोग्राम से जुड़ जाइएगा। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलिए आइए बिना देरी के आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ करंट अफेयर्स हमारा है। लेकिन उसके पहले दैनिक रूप से जिस तरीके से हम लोग रिवीजन करते हैं लास्ट डे का, आज भी हम लोग करेंगे सबसे पहले रिवीजन। यानी कि लास्ट डे का हमारा पहला टॉपिक क्या था, क्वेश्चन क्या था कि हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे यानी कि लोक सेवा दिवस मनाया जाता है और कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा मैंने आपसे कल कहा था कि आप लोग क्या काम करिएगा कि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है, क्या संघ लोक सेवा आयोग, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि संघ यानी यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, ठीक है, और पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इनके बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, इनके अध्यक्षों को कौन हटा सकता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है इनका, ठीक है, और इनके अध्यक्षों की नियुक्ति किस आर्टिकल से समाहित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको पहला टास्क देता हूं कि आप लोग जो है यूपीएससी एंड पीसीएस या पीएससी के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानकारी ले लीजिएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे हर स्टेट का अपना एक सिविल सर्विसेज होता है, राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है ना, तो उसी तरीके से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और अभी आप जानते होंगे परसों नरसों जो है यूपीएससी का रिजल्ट आया है और काफी अरसे बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो छात्र हैं, पूर्व छात्रा, उनका अभी जो है सिलेक्शन हुआ है। आप सभी लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा होगा। उनके सबसे बड़ी बात है जो मोटिवेशनल वाली है वो ये है कि 5th अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ। शुरुआत के 3 अटेम्प्ट उनका प्री भी नहीं हुआ। आपका एक प्री नहीं होता, आप हताश हो जाते हैं। यूपीएससी का प्री नहीं, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार में मेंस नहीं हुआ और 5वें बार में जिस लड़की ने जज्बे और जुनून के साथ अपनी तैयारी की थी, 5वें अटेम्प्ट में उसने इस पूरे इंडिया में यूपीएससी परीक्षा को टॉप कर दिया। बहुत अच्छा संदेश जो है इससे हमें मिलता है कि हमें कभी निराशा नहीं रखनी है, कभी हताशा नहीं रखनी है, हमें बस निरंतर अपने ऊपर विश्वास रखना है। और सबसे बड़ी बात है, एक लड़की होने के बाद हालांकि माता पिता ने सहयोग बहुत किया होगा, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं कि माता पिता का सहयोग नहीं रहता और बहुत दुख की बात है ये कि माता पिता अपने बच्चों को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, खासकर गर्ल्स को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। ये गलत बात है। अगर मेरा वीडियो कोई भी पेरेंट्स देख रहा है तो मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूं कि आप सभी अपने बच्चों को, खासकर फीमेल्स को, पढ़ने का मौका जरूर देंगे, क्योंकि जिस दिन कामयाबी मिलती है आपकी बच्ची को, जिस दिन कामयाबी मिलेगा, पूरा देश, पूरा समाज आपकी बच्ची और आप पर फक्र करेगा। इसलिए शादी एक सेकेंडरी चीज है, पहले अपने बच्चों को कामयाब बनाएं, उनको पढ़ने का मौका दें, अन्यथा शादी के बाद जिंदगी बहुत दूभर हो जाती है और ऐसे में आपकी बच्ची का कामयाब होना सबसे आवश्यक है। इसके अलावा आप लड़कियों के साथ अपने बच्चों यानी कि अपने लड़कों को भी पढ़ने का मौका जरूर दिया करें। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों से, खासकर मेल फीमेल दोनों से लोग मैं कहना चाहता हूं, अपने हौसले को कभी गिरने मत दीजिएगा। अपने चीजों के अंदर, अपने जहन के अंदर आप नेगेटिव पॉइंट्स को कतई भी मत लाइएगा। बस इतना भरोसा रखिएगा कि आपका सिलेक्शन एनी हाउ होना है। चलिए आइए अब पॉइंट सेकंड की बात करते हैं हम लोग। तो भारत 2030 तक 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा और साथ ही इस दौरान प्रति व्यक्ति स्टील खपत बढ़कर 160 जो है किलो हो जाएगी। ये कभी हाल ही में डेटा रिलीज हुआ था, उस डेटा में ये बात आपके सामने आई है। नेक्स्ट है भारत की डीबीटी प्रणाली, जिसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। आप जानते होंगे सरकार ने जो है करप्शन को रोकने के लिए डीबीटी प्रोग्राम को लॉन्च किया था और उसके माध्यम से सरकार लोगों के बैंक खाते में सीधे पैसा पेमेंट करते, जिससे बड़े स्तर पर करप्शन को रोकने में सहायता मिली है। ठीक है, तो डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक से एक नीति पत्र जारी किया गया है और इसके अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, के माध्यम से इस पहल ने जो है 3.48 लाख करोड़ रुपए की जो है बचत की है, यानी करप्शन पर इस पर जो है रोक लगाया जा सका है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी संयुक्त अरब अमीरात के
धपरा एयर बेस पर पहुंची है, जहां वह प्रमुख बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया। इसके अलावा विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, आप जानते होंगे। और लिवर यानी कि जो यकृत है, इससे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में बायो में पूछे जाते हैं। लिवर से संबंधित कई सारे फैक्ट आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बायो वाले सेक्शन में पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा गिटेक्स 2025 3 दिवसीय यह कार्यक्रम, ठीक है, इस गिटेक्स 2025 के नाम से एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहां पर? तो ये 3 दिवसीय यह कार्यक्रम हाल ही में मोरक्को की राजधानी मार्केस में संपन्न हुआ, जहां पर भारत ने भी पार्टिसिपेट किया और भारत ने बताया कि किस तरीके से वो जो है अपने यहां पर कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों को लगा करके, चला करके और देश को प्रगति राह पर आगे बढ़ा रहा है। आगे, सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को वेटिकन सिटी में निधन हो गया। और नेक्स्ट है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अप्रैल 2025 में अपनी 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट जो है अपडेट, लास्ट वीक का रिवीजन। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों ने सही इसका उत्तर दिया था। ये कल का हमारा प्रश्न। अब आज भी जो मैं प्रश्न पूछूंगा आप लोग उसका भी उत्तर जरूर दीजिएगा। और अब हम आते हैं आज के सीधे पहले प्रश्न पर, यानी कि पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है, जापान के ओसाका में विश्व एक्सपो समिट भी हुआ है और वहां पर अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया है। कौन है वहां के? सॉरी, तेलंगाना के। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 21 अप्रैल को जापान के ओसाका में विश्व एक्सपो में भाग लिया है। और ये जो है वहां पर उन्होंने तेलंगाना के चक्रीय अर्थव्यवस्था, शहरी बुनियादी ढांचे और पर्यावरण कायाकल्प जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए जोरदार वकालत की है। और तेलंगाना के विकास के लिए जो है उन्होंने कई बातें सामने रखी हैं जिससे तेलंगाना का डेवलपमेंट हो सके। जापान में तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मूसी कायाकल्प क्षेत्रीय और क्या आगे क्षेत्रीय रिंग रोड, रेडियल रोड, हैदराबाद मेट्रो रेल का विस्तार, भविष्य के शहर जैसी पहलों के साथ साथ सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित भविष्य की तकनीकों के अलावा फार्मा, ठीक है, फार्मा, बड़े पैमाने पर दवाएं, पर्यटन, कपड़ा, कृषि और यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है, किस प्रकार से ग्रोथ हो सकता है, इस पर चर्चा उन्होंने उस एक्सपो में की है। तो ताकि तेलंगाना का विकास हो सके। आप जानते हैं तेलंगाना एक नया राज्य अपने आप में और ऐसे में तेलंगाना का डेवलपमेंट होना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में जापान के ओसाका में विश्व एक्सपो में भाग लिया? तो सिंपल सी बात है, तेलंगाना के, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, इसके पहले आप जानते हो कि पहलगाम अभी आतंकी हमला हुआ है, तो उन सभी हमारे जो भी पर्यटक थे, हमारे जो भी देशवासी थे, वो कहीं ना कहीं एक दुखद स्थिति रही है। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा, टेररिज्म, और इस पर जो है सरकार को व्यापक स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। और आप सभी लोग एक उच्च अधिकारी बनकर कल को देश के काम आएंगे। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा, ठीक है। आतंकवाद, नक्सलवाद, ठीक है, भ्रष्टाचार जैसे इन ज्वलंत मुद्दों पर जिस पर रोक लगानी अति आवश्यक है, आप लोग एक अच्छे नेक इंसान बन करके इस पर जो है रोक जरूर लगाएंगे। हो सकता है कि आप में से कोई आने वाले भविष्य में देश का प्रधानमंत्री बने, देश का उपराष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने। तो आप सभी लोगों से आपके मन में यह जहन होना चाहिए, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे जो एक समाज में और जो वैश्विक लेवल पर एक बड़ी जो है अपने आप में एक जो है एक खराब स्थिति है अपने आप में आतंकवाद को लेकर के, उस पर रोक लगाई जा सके और मानवता हित के हित में कार्य किया जा सकेगा। अक्सर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और कई अलग अलग जो है चीजों पर दंगे होते हैं, कई जगहों पर चीजें होती हैं ऐसी। तो उन सभी चीजों पर रोक लगाने के साथ टेररिज्म पर, जो कि एक वैश्विक समस्या बन के सामने उभरी है, ऐसे में सभी को रोक लगाने की इस पर आवश्यकता है। और आप सभी लोग कल को अगर बड़े अधिकारी बनेंगे तो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस पर एक आर्टिकल भी हमने कराया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि आर्टिकल जब कोई कराता हूं तो आप लोग देखते नहीं है, समस्या यह है। और फिर आप कहते हैं कि सर मेरा प्रश्न गलत हो गया, ये हो गया। एक महज 10 मिनट का आर्टिकल मैंने परसों पोस्ट किया था, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसको देखा। अब दिक्कत क्या है कि आप अनवांट रील देख लोगे, घंटा भर बैठ करके स्क्रॉल कर लोगे, लेकिन कोई अच्छी चीज अगर डिकोड एग्जाम पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है, आप नहीं करोगे। अगर इसी करंट अफेयर्स का चार्ज मैं लगा देता कि
5,000 रुपया पर मंथ, आप फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं ना। लेकिन जब कोई चीज फ्री में मिलती है तो उसका महत्व तो नहीं समझते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, फ्री में मिली हुई हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि और जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके जीवन के लिए वो सब फ्री हैं, चाहे वो आपका हवा हो, ऑक्सीजन हो, सूर्य का प्रकाश हो, जल हो, धरती हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, सब फ्री है। लेकिन आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, इसलिए फ्री में जो मिली हुई चीजें हैं उसकी महत्ता को समझा करिए। चलिए आगे, तो वीडियो नहीं देखा तो देख लिया करिए, जो भी मैं छोटे छोटे आर्टिकल्स, जो छोटे छोटे जो दिवसों पर जो मैं बनाता हूं वीडियो, उसको प्लीज जरूर देखा करिए, ठीक है। चलिए आगे, तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन में सुझाव के बाद पहली बार 1970 में, तो यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि बताओ सबसे पहली बार सबसे पहले कब मनाया गया आप विश्व पृथ्वी दिवस, तो आप कहेंगे सर 1970 में, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, इस वर्ष का थीम क्या है? थीम है आपका हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये इस बार की क्या है? थीम है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि वर्ष 2024 की थीम क्या थी वो भी एक बार आप लोग प्लीज बताइएगा। कई बार क्या होता है, विगत वर्षों की थीम भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि पिछले वर्ष की थीम भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा पृथ्वी दिवस का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और धरती की रक्षा के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना। यह लोगों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और स्थिरता के बारे में जागरूक करता है। आप जानते होंगे कि अगर पृथ्वी को हमने नहीं बचाया, पृथ्वी को अगर हमने कंजर्व नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण मानव समाज जो है कहीं ना कहीं अकाल जो है और काल की जो है गर्त में समा जाएगा। आप जानते होंगे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने उभर के आ रहा है, और जिसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है मुख्य, वो क्या है? पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड अगर बढ़ती है तो उसके लिए फिर हमें क्या होता है, हम जो है इंडस्ट्री लगाते हैं, और इंडस्ट्री लगाते हैं तो फिर वहीं पर शहरों का विकास होता है। शहरों के विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन से, यानी कि औद्योगिकरण और शहरीकरण से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व जो है वातावरण में आते हैं, और उनके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन जैसी समस्याएं सामने उभर के आती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन देखने को मिलता है, और मौसम और ऋतुओं में दीर्घकालिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी वैश्विक समस्या यानी कि ग्लोबल प्रॉब्लम के रूप में आपके सामने उभर के आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को बचाना है और इसके लिए पौधारोपण ज्यादा ज्यादा कीजिए, फॉरेस्टेशन ज्यादा ज्यादा करिए। विकास के नाम पर आप लोग इस वातावरण में जो है विनाश का काम नहीं करना है हमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी को बचाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बाकी कुछ एक पॉइंट यहां पर और भी लिखे गए हैं कि यह दिन सामुदायिक सहयोग और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देता है तथा व्यक्तियों और व्यवसायों को अस्थायी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक पॉइंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष का विषय क्या है? व्यक्तियों, ठीक है, समूहों और सरकारों से 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा यानी कि जो है आपका फ्रेश एनर्जी, ठीक है, क्लीन एनर्जी उत्पादन को 3 गुना करने का आग्रह करता है, जो अच्छे ऊर्जा अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना जैसी पहलों की शुरुआत की हुई है, और जिसके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष बल सरकार दे रही है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से कहीं ना कहीं हम एक और जहां ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो पाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर बड़े लेवल पर हम लोग प्रदूषण को रोकने में कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिखिएगा। बाकी इसमें क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इस टॉपिक को, क्लाइमेट चेंज, जो कि आपके निबंध में भी पूछा जाता है। चलिए आगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप लोग बताइएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है कि इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो रॉन्ग है, ठीक है, बताइए मुझे फटाफट जल्दी से बताइए कौन सा एक स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, ठीक है, या ओजोन दिवस, या फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस? जल्दी जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग प्लीज बताइए, कमेंट करके जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी कमेंट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो सही मैच नहीं करता है, डिसमैच करता है, कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है, ठीक है। बताओ कमेंट करके फट से, जल्दी से। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा सही, वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 14 सितंबर को नहीं होता है, बल्कि ये होता है आपका 16 सितंबर को, यानी कि 16 सितंबर को, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी इज द राइट आंसर। क्या पूछा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बस सी नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा में
पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। कब किया है? 22 अप्रैल को किया है। कहां पर? नई दिल्ली में। यानी कि यह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद पूछा कहां पर है? आपका नई दिल्ली में है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस सम्मेलन का नाम है? पृथ्वी बचाओ सम्मेलन, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में इसको जो है किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए बांस की क्षमता का पता लगाना, ठीक है। बांस आप जानते हो, बैम्बू जानते हो कि उसकी क्षमता का विकास करना है और बैम्बू अपने आप में कई रूपों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। इस सम्मेलन में देश भर से करीब 1200 प्रतिनिधियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया है और इस दौरान जलवायु कार्यवाही, हरित नवाचार में क्रांतिकारी बदलाव का नेतृत्व करने वाले 15 अग्रदूतों को इंडिया सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि इसमें जो है किए गए हमारे, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक जो है कथन सही है? नंबर 1, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 अप्रैल को नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही बात है, किया उन्होंने। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए बांस की क्षमता का पता लगाना है। बिल्कुल सही बात है, यह भी था इसमें पॉइंट में। तो बस सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ICAR। क्या? ICAR। इसको इंग्लिश बोलेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक की नियुक्ति, यानी कि अभी हाल ही में ICAR के नए महानिदेशक यानी कि डीजी की नियुक्ति हुई है। और ICAR के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर आप नेट का एग्जाम देते होंगे, यूजीसी नेट का एग्जाम देते होंगे, ठीक है, CSIR का नेट का एग्जाम देते होंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ICAR का नेट का एग्जाम होता है। जो कृषि से जो स्नातक होंगे, ग्रेजुएशन होंगे, जो कृषि से पीजी होंगे, परास्नातक होंगे, वो लोग इस कोर्स के बारे में जानते होंगे, यानी कि इस परीक्षा के बारे में जानते होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की परीक्षा दी जाती है। नेट के लिए यूजीसी नेट एक कराता है जिसमें मानविकी विषय शामिल होते हैं, एक CSIR नेट होता है जिसमें साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, और एक होता है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR नेट जो होता है वो कृषि से संबंधित जो प्रस्नातक अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। याद रहेगा, जो एनवायरमेंट के अभ्यर्थी होंगे वो लोग भी ICAR नेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जूलॉजी वाले भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए, तो प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मांगी लाल जाट ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DARE के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक यानी कि डीजी का पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, इससे पहले कौन? इससे पहले जो डॉक्टर मांगीलाल जाट थे, ये इससे पहले वो हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान में उप महानिदेशक और वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। तो अब यहां पर एक फैक्ट और जुड़ गया आपके सामने कि ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है? आप कहेंगे सर ये हैदराबाद में है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने, जितने भी पर्यावरणीय संगठन है, ठीक है, संस्थान है, उनके बारे में प्रश्न खूब पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब बात करते हैं ICAR के बारे में। तो ICAR जो है, ICAR वो भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा, पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में इसे जाना जाता था, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को कृषि पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। तो इसके पृष्ठभूमि है ICAR की, और ICAR की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये भी इस पर भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में किसने ICAR के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने दिए गए, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, डॉक्टर मांगीलाल जाट, डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर DK महेश्वरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A इज द राइट आंसर, है ना। ये तो होगा डॉक्टर मांगीलाल जाट, ओके। चलिए, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात महज एक वित्तीय वर्ष में 5वें से 30वें स्थान पर पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, आप जानते होंगे सर, जो है व्यापक स्तर पर सरकार जो है मेक इन इंडिया और अन्य कई सारे प्रमुख पहलों को चला रही है, जिसके माध्यम से हमारा जो निर्यात है काफी तेजी के साथ में बढ़ा है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा निर्यात है वो एक वित्तीय वर्ष में 5वें से 30वें स्थान पर पहुंच गया है।
यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात महज एक वित्तीय वर्ष में ही 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए अपने आप में, ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर 3.27 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसमें से 2 करोड़ रुपए का योगदान केवल मोबाइल फोन के निर्यात का रहा है। तो आप जानते हो मोबाइल फोन तो वैसे भी आजकल सब लोग इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बड़े स्तर पर लगाई गई है, ठीक है। पिछले 10 वर्षों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र 5 गुना बढ़कर के 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। यानी कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक जो मटेरियल बनते हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हो रहा है। सरकार इस पर बहुत खासा ध्यान दे रही है, ठीक है। और इससे 25 लाख से अधिक नौकरियां भी पैदा हुई हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर लगेंगी आपके इंडिया में तो सिंपल सी बात है जॉब जनरेट तो होंगी। यानी कि नई लगभग कितना 25 लाख से अधिक नौकरियां का सृजन हुआ है, यानी कि पैदा हुई है, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट। आगे निर्यात की बात करें तो यह 6 गुना बढ़कर 3.25 करोड़ रुपए पार कर गया है। और एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि अब भारत में लैपटॉप निर्माण शुरू हो गया है, जो मेक इन इंडिया अभियान के लिए काफी अहम है। तो यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत के लिए देखा जा रहा है, ठीक है। अब लैपटॉप का मैन्युफैक्चर भी इंडिया में आपके होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को अधिसूचित किया है, जो भारत में कंपोनेंट निर्माण को मजबूती देने और घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए आगे, अब आप बताइए, प्रश्न इस पर आधारित है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है। नंबर 1, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात महज एक वित्तीय वर्ष में 5वें से तीसरे स्थान पर हो गया है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। और पिछले 10 वर्षों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र 5 गुना बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, ये जो आप टॉपिक देख पा रहे होंगे ना, ये सब आप अपने मेंस में ना, मेंस की कॉपी में बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से भारत जो है अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में हम लोग कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कीजिएगा अपने मेंस वाले कंटेंट में, ठीक है। तो जो मेंस की क्या जो आपने कॉपी बनाई होगी, उनमें इन सारे डेटा को आप लोग नोट डाउन प्लीज करते रहिएगा, ओके। चलिए, तो अब दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। आगे, 40 कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले NSDC-PDEU केंद्र का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। कहां पर किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। किन्होंने किया है, आइए इसको देखते हैं। तो केंद्रीय कौशल विकास जो मंत्री हैं, कौन? जयंत चौधरी जी। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग होंगे वो जयंत चौधरी जी को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। तो जयंत चौधरी जी ने गुजरात के गांधीनगर में 40 कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले NSDC-PDEU केंद्र का शुभारंभ किया, यानी कि ऐसा केंद्र जहां पर वो 40 कौशल विकास कार्यक्रमों को संचालित करता है। अपने आप में बड़ा जो है ये अपने आप में संस्थान है, ठीक है। तो NSDC-PDEU केंद्र में सेमीकंडक्टर, सौर और स्मार्ट विनिर्माण में ऑनलाइन तथा हाइब्रिड पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा यह केंद्र विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उन्नत विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यानी कि क्षमता प्रयोगशालाओं से सुसज्जित होगा। यानी कि यहां पर विभिन्न प्रकार के कोर्सों को चलाया जाएगा, ऑनलाइन और हाइब्रिड दोनों फॉर्म में चलेगा प्रोग्राम, ठीक है, जिससे आप अपने को स्किल्ड कर सकते हैं, ओके। केंद्र सेमीकंडक्टर विनिर्माण, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल एज, स्मार्ट विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में 40 से अधिक ऑनलाइन और हाइब्रिड पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। तो यह बड़ी उपलब्धि रहेगी इस संस्थान की, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है, और ऐसे में यह संस्थान कौशल विकास के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। NSDC उत्कृष्टता केंद्र के सुचारू संचालन और विद्यार्थियों को कार्यक्रमों के निर्बाध वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक। चलिए अब बताइए, हाल ही में कहां पर केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने 40 कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले NSDC-PDEU केंद्र का शुभारंभ किया है? तो गांधीनगर, सूरत, लखनऊ, नई दिल्ली में। अभी हमने आपको बताया था कि गुजरात के गांधीनगर में। तो बस ए इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको समझने में। चलिए, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी चर्चाओं में। भाई साहब आप कहेंगे सर ये चर्चाओं में क्यों है? आप जानते हो कि ब्लैक हिरण एक काला हिरण है, तो इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए, इसको एक प्रॉपर हैबिटेट प्रदान करने के लिए गिंडी राष्ट्रीय उद्यान में घास के मैदान को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, उसका उद्धार किया जाएगा अपने आप में, ठीक है। तो इसीलिए गिंडी राष्ट्रीय उद्यान चर्चाओं में है, और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ जाएगा कि बताओ गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं।
तो काले हिरणों की आबादी को बढ़ावा देने के लिए गिंडी राष्ट्रीय उद्यान में घास भूमियों का पुनरुद्धार किया जाएगा, क्योंकि अगर इनकी ये फेवरेबल कंडीशन प्रदान करता है कौन, घास के जो मैदान होता है, घास के मैदान नहीं रहेंगे तो काला हिरण जो है नहीं पाया जाएगा वहां पे। ठीक है, काला हिरण भारतीय, ये 2 बार हो गया है, काला हिरण भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक क्या है, प्रजाति है। और अगर हम बात गिंडी राष्ट्रीय उद्यान की करते हैं तो यह गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के चेन्नई में स्थित एक संरक्षित क्या है, क्षेत्र है। 2.70 किलोमीटर में फैला यह भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और महानगरीय क्षेत्र के अंदर स्थित कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। और कहा जाता है कि ये सबसे छोटे में से 8वें नंबर पर यह राष्ट्रीय उद्यान आता है। ठीक है, यहां पर कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप बताइए कि गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप कहेंगे सर यह है आपका कहां पर, तमिलनाडु में, चेन्नई में है ना, तो फिर कहां हो गया, तमिलनाडु में हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ऑपरेशन अटलांटा भाई साहब अभी चलाया गया है, क्या है ये, आइए हम इसको देखते हैं। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत यूरोपीय संघ नौसैनिक बल ने, ठीक है, भारत को न्योता दिया है, भारत को ऑफर दिया है, यानी कि भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया कि भाई आइए और हमारे साथ नौसैनिक अभ्यास करिए। इन्होंने अटलांटा ने, ऑपरेशन अटलांटा के तहत यह ऑपरेशन पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर क्षेत्र में संचालित किया जाता है। तो ये पॉइंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई बताओ ये जो ऑपरेशन होगा अटलांटा वाला, ये कहां पर होता है, तो पश्चिमी हिंद महासागर और लाल महासागर क्षेत्र में। ठीक है, इसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह समुद्री डकैती विरोधी अभियान है जिसका प्रमुख उद्देश्य सोमाली तट पर समुद्री डकैती को रोकना है। इसके अलावा इसके कई अन्य प्रमुख उद्देश्य भी हैं, जिसमें व्यापार को बढ़ावा देना, समुद्री डकैती को रोकना और अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाने के साथ आपस में नौसैनिक अभ्यास को मजबूत करते हुए दोनों देशों के में या अलग अलग देशों के मध्य में आपसी सहयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब आप बताइए ऑपरेशन अटलांटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, यह ऑपरेशन पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर क्षेत्र में संचालित किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत यूरोपीय संघ नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया है, बिल्कुल दिया है, सही है। और इसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है, यानी कि तीनों ही पॉइंट आपके लिए सही हैं। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1, 2 और तीनों ही कथन क्या हैं, आप एग्जाम के लिए सही हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि 2 ऑप्शन के अलावा 3 ऑप्शन भी आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 3 के तीनों ऑप्शन को आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे, अब आपके सामने एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल विरोधी कानून को जो है रखा गया है। ये आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और दल बदल जो कानून है वो आप एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको टास्क देता हूं कि दल बदल कानून को आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या दल बदल कानून, दल बदल कानून क्या होता है। ठीक है, ये आपका टास्क नंबर क्या है, 2 है। टास्क क्या है आपका, 2 है। ठीक है, टास्क 2 है आपका। अच्छा, एक बात यहां पर आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि अभी चूंकि पहलगाम हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, और ऐसे में आप एग्जाम के लिए आतंकवाद एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके सामने उभर के आया है। ठीक है, वैसे तो सबसे पहले मैं पुनः से मैं श्रद्धांजलि है हमारी उन सभी हमारे देशवासियों को, ठीक है, जो पर्यटक बन के पहलगाम में गए थे और जिनके साथ एक बहुत विभत्स घटना जो है आतंकवाद के नाम पर हुई है। और इसका मुझे लगता है कि जो है इसका उत्तर भारत की तरफ से जरूर जाना चाहिए उन आतंकवादियों को या उन संगठनों को जो आतंकवाद जैसे कुकृत्य को अपने यहां पर पनपने देते हैं। ठीक है, चाहे कोई देश इसका संरक्षण देता है या कोई संगठन संरक्षण देता है, कोई भी करता है, ये जो है माफी के काबिल नहीं है। और ऐसे में भारत को इसका माकूल जवाब देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस पर मुझे लगता है सरकार इस पर जरूर जवाब देगी, लेकिन इसके लिए साथ ही साथ में चूंकि आप एक अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो दिन भर टीवी के सामने मत बैठे रहिएगा, क्योंकि चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेररिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है आतंकवाद पर चीजों को अच्छी तरीके से तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में, इंटरव्यू में आतंकवाद पर प्रश्न इस बार बन सकता है। और निबंध में भी आतंकवाद पर प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं अलग अलग प्रकार से, तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी जो आपके पेपर 3 का एक सेक्शन है, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, उसको भी आप लोग अच्छे से रेडी करिएगा इस बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको देना है अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा
इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। ठीक है, आगे अब एक आपके सामने मैं यहां पर एक जो है टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं कि यहां पर अभी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी ROR की 90 डेज की, उसको हमने दोबारा से स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पर हमने दोबारा से उसको शुरू किया है। वो ग्रुप हमारा फुल हो गया था, तो अब हमने 90 डेज का प्रोग्राम डिजाइन किया है, जहां पर आपको दरअसल क्या मिलेगा, हिंदी का वीडियो लेक्चर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और मिलेगा इसका PDF में नोट्स, और साथ ही साथ में आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा जो है टेस्ट सीरीज। GS का वीडियो लेक्चर इसमें नहीं मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा हिंदी का क्या कहते हैं वीडियो लेक्चर, और प्लस आपको टेस्ट सीरीज। शुरुआत के 7 दिन में आपको जो है सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, सुबह और शाम को मिलेगा आपको जो है 120 क्वेश्चन का सेट, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। संडे को प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, ठीक है। शाम को जो 120 क्वेश्चन मिलेगा, उस 120 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन GS के, 30 आपके जो है हिंदी के, और 20 आपके करंट अफेयर्स के। तो एक बहुत बृहद कार्यक्रम है ये अपने आप में। 90 डेज में आप जो है कई सारी चीजें जो है यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं, और यहां पर कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है, समस्या होती है, तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका 27 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा। फीस इसकी है 2000, लेकिन अभी ऑफर में है तो 1500 में ये आपको मिल जाएगा। 27 अप्रैल से लेकर के मिड जो है जुलाई तक, 15 से 20 जुलाई तक ये हमारा रन करेगा। लगभग 13,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे जो है टेस्ट सीरीज को हम लोग कवर कराएंगे। यहां पर टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम पर आपको PDF सुबह और शाम भेजी जाएगी। उसके एक घंटे बाद आपको जो है उसका व्याख्यात्मक हल भी आपको दिया जाएगा। आप अपने रूम पर बैठ करके जो है टाइम फिक्स करके ओमार शीट मार्केट से मंगा करके, या अपने ही कॉपी पर जो है लिखिएगा कि आपने कितने कितने प्रश्नों को हल किया, ठीक है। तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, यानी कि स्वयं आप अपने पर तैयार रहिएगा कि आपको टेस्ट हम लोग टाइमली देंगे, और आप उस के हिसाब से आप अपने को जो है खुद पर अडिगता के साथ उसको स्थापित कीजिएगा और टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा हिंदी का वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स, और प्लस आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज लगभग, और इस टेस्ट सीरीज में आपको 13,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से आपको व्याख्या इसकी दी जाएगी प्रॉपर, ठीक है। बाकी GS का कोई नोट्स या GS का कोई वीडियो लेक्चर आपको इसमें नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गई सूचना, और इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8660440920 पर, या फिर आप सीधे जो है आप ये कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है आप यहां पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत होगी तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, बताओ दल बदल विरोधी कानून क्या है, चर्चा कीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर प्रश्न खूब बनते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग जरूर रेडी कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है UP PCS फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।